हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईज एडू पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी अर्थात भूगोल विषय से संबंधित वन और वन्य जीव संसाधन अर्थात फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, क्योंकि वन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कीमती, बेशकीमती प्रकृति के उपहार हैं और वन में जो रहने वाले जीव होते हैं उन्हें वन्य जीव के नाम से जानते हैं। तो इससे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वन तथा वन्य जीव, यह क्लास 10 के ज्योग्राफी में पढ़ना है और इसमें क्लास 10 तक के ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, आपको पता ही है। तो इसी को आधार मानते हुए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सवाल है, सिनकोना पौधे से किस रोग की दवा प्राप्त होती है? जिसके ऑप्शंस हैं ए मलेरिया, बी जॉन्डिस, सी कालाजार, डी सर्दी जुकाम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मलेरिया। जी हां दोस्तों, सिनकोना एक प्रकार का पौधा है, वन संसाधन है और सिनकोना पौधे से ही मलेरिया की दवा बनती है, जो कि क्विनाइन, यह मलेरिया की एकमात्र दवा होती है क्विनाइन, जिसको क्विनाइन इंग्लिश में कहा जाता है। और यह क्विनाइन दवा जो है यह सिनकोना नाम के पौधे से ही तैयार की जाती है। हालांकि सिनकोना का वैज्ञानिक नाम चिंचोना लेडजेंड्रियाना होता है, लेकिन इसे हम सिनकोना के नाम से जानते हैं। इसी पौधे के छाल से क्विनाइन तैयार किया जाता है, जो मलेरिया की दवा के रूप में काम आता है। हमारा अगला सवाल है, केरल के आदिवासी किस स्थानीय फल को खाकर तरोताजा महसूस करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं ए कुनैन, बी आरोग्य पाचा, सी जीवानी और डी टेक्सास बेक्कोटा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आरोग्य पाचा। जी हां दोस्तों, यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना थी दिसंबर 1987 की, जिस समय ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन और रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको TBGRI के नाम से जाना जाता है, इसके कुछ सदस्यों की टीम केरल के पश्चिमी घाट में जैव विविधता, जो हमारे देश में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसका जो है स्टडी कर रही थी, उसका अध्ययन कर रही थी। तो उन्होंने मार्गदर्शन के लिए क्या किया कि कुछ स्थानीय आदिवासियों को अपने साथ में रख लिया। अब देखा कि वो लोग कुछ देर पर एक स्थानीय फल खा लेते थे और इधर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो लोग थे वो तो थक गए हुए थे पूरा, लेकिन आदिवासी लोग एकदम पूरा तरोताजा ही रहते थे। तो जाकर के बहुत खोजबीन करने पर उनको पता चला कि ये जो इस फल को खा रहे हैं, दरअसल उस फल के कारण ही इनको स्टैमिना मिल रहा है, इतनी एनर्जी मिल रही है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी पौधे का नाम था आरोग्य पाचा। कुनैन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यह मलेरिया की दवा के रूप में काम आता है। जीवानी या आरोग्य पाचा जो पौधा था, जब इसका पता चला तो बाद में इस पर शोध करके वैज्ञानिकों ने इसके साथ 3 औषधीय पौधों को मिला करके जीवानी नाम की दवा बनाई थी। यानी आरोग्य पाचा के पौधे से जो दवा बनाई गई थी उस दवा का नाम है जीवाणु। और टेक्सास बेक्कोटा, दरअसल यह भी एक पौधा है जिससे टैक्सोल बनाया जाता है और टैक्सोल का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं आप देख सकते हैं कि कुनैन से मलेरिया की दवा, आरोग्य पाचा आपको बिल्कुल तरोताजा, एकदम एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करेगी और टेक्सास बेक्कोटा कैंसर रोधी दवा के रूप में काम की जाती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में कीट पतंग की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं ए 5000, बी 2000, सी 60,000 या डी 1 लाख। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 60,000। जी हां दोस्तों, भारत में कीट पतंगों की लगभग 60,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत जैव विविधता के मामले में बहुत ही अव्वल नंबर पे है। भारत जो है यहाँ पर इतनी जैव विविधता है, जैव विविधता, जीवों के अंदर विविधता को हम कहते हैं जैव विविधता, जिसे बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी पर तो कई प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के, हर तरह की चीजों में जाइए तो कई तरह की प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। तो उसी तरह से कीटों की 60,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि पूरे विश्व भर में केवल जो ऑप्शन डी है 1 लाख, पूरे विश्व भर में कीट पतंगों की प्रजातियां 1 लाख प्रकार की हैं, 1 लाख प्रकार की पूरे वर्ल्ड भर में। लेकिन इसमें से 60% यानी कि 60,000 लगभग प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के मामले में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भारत में मछलियों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए 4100, बी 1643, सी 5000 या डी 3000।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1643। जी हां दोस्तों, जैसे कीट पतंगों में 60% जो प्रजातियां हैं वह पाई जाती हैं भारत में, उसी प्रकार से मछलियों की लगभग 40% प्रजातियां जो पूरे वर्ल्ड भर में पाई जाती हैं उसका लगभग 40% भारत में पाया जाता है। फ्रेंड्स पूरे विश्व भर में 4100 प्रजाति, जो ऑप्शन ए है आपका, 4100 प्रजाति ये पूरे वर्ल्ड भर में मछलियों की प्रजातियां लगभग आकी गई हैं, जिसमें से 1643 प्रजातियां, 1643 प्रजातियां ये केवल भारत में पाई जाती हैं। यानी भारत मछलियों के मामले में भी बहुत ही विविध देश है। हमारा अगला सवाल है, हमारे देश में पक्षियों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9000, ऑप्शन बी 4000, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1200। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1200। जी हां दोस्तों, हमारे देश में पक्षियों की लगभग 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरे वर्ल्ड भर में पक्षियों की 9000 प्रजातियां हैं। 9000 प्रजातियों में से 1200 प्रजातियां यानी कि लगभग 13.3% आप कह सकते हैं इसको, अगर परसेंट के हिसाब से निकाले तो 13.3% होगा यह। तो लगभग 13.3% यह पूरे विश्व भर का जो पक्षियों की प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। जी हां दोस्तों, भारत में अगर वनाच्छादित भूभाग यानी वन से आच्छादित, वन से ढके हुए भूभाग के क्षेत्र को देखा जाए तो उसमें सबसे पहले स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में 11.22% जो भाग है, भूभाग, वह वनों से ढका हुआ है, इसीलिए यह देश में पहले स्थान पर आता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा या चौथे स्थान पर, और महाराष्ट्र ये 5वें स्थान पर आता है। तो प्रथम स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश वनाच्छादित भूभागों के मामले में स्थान रखता है, पहला स्थान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के विस्तार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जिसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 48वां, ऑप्शन डी 31वां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10वां। जी हां, अब वनों के विस्तार के मामले में अगर हम भारत का विश्व में स्थान की बात करें, जैसे भारत में वनों के भूभाग में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, वैसे ही पूरे विश्व भर में वनों का जो विस्तार है उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो भारत का स्थान विश्व में 10वें नंबर पर आता है, क्योंकि भारत में कुल 68 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में वनों का विस्तार है और इतने क्षेत्रफल के साथ यह 10वें नंबर पोजीशन पे आता है। सबसे पहले स्थान पर अगर देखा जाए तो रूस में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र में है, 809 करोड़ हेक्टेयर में। सबसे नंबर 1 पे हो गया आपका रूस। सेकेंड स्थान पे आपका आता है ब्राजील, तीसरे स्थान पर आता है कनाडा, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे चीन है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पे कांगो, आठवें पे इंडोनेशिया, 9वें पे पेरू आता है और 10वें स्थान पर भारत का स्थान आता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 14.5%, ऑप्शन बी 20.6%, ऑप्शन सी 11.4% और ऑप्शन डी 43.5%। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20.6%। जी हां दोस्तों, भारत ने जो वन सर्वेक्षण किया, वन सर्वेक्षण के द्वारा 2001 में वनों का विस्तार जो देखा गया वह पाया गया कि 20.55% है 2001 के अनुसार। हालांकि बाद में जब उपग्रह के द्वारा भी उसका सर्वे किया गया, 2005 में सैटेलाइट्स के जरिए जब उनका सर्वे किया गया तो वह लगभग 20.6% यानी कि 20.6% था। इसीलिए इसी को माना गया, सैटेलाइट सर्वे को ही आधार मानते हुए 20.6% में भारत में वनों का विस्तार या फिर कह सकते हैं वन से ढका हुआ क्षेत्र का प्रतिशत 20.6% है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार
कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए, जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 41.2%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 33.3% या ऑप्शन डी 29%। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 33.3%। जी हां, भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है वह कहती है कि देश के भूभाग के लगभग 1/3 हिस्से में वनों का विस्तार होना चाहिए। और 1/3 हिस्सा कहने का मतलब 1/3 यानी कि 100% अगर आप लेके चलते हैं उसमें 3 से भाग करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा 33.3% के रूप में हो जाएगा वह। जी हाँ दोस्तों, तो देश के 33.3% जो भूमि है वो वनों से ढकी हुई रहनी चाहिए। इसका विस्तृत नीति इस प्रकार बनाया गया है कि जो हिमालय और पठारी भाग हो गए वहां पर 60% भूमि वन के अंतर्गत शामिल की जाए, और इसी प्रकार से मैदानी भागों में चूंकि लोग रहते भी हैं वहां विकास के कार्य भी ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां वनों का प्रतिशत कम रखा गया है। और इस तरह से कुल मिलाकर के 33.3% में वनों का विस्तार होना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, वनों की सघनता और जलवायु दशाओं के अनुसार वनों को कितने भागों में बांटा गया है, जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 2। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। जी हां, वनों की जो सघनता है और जलवायु की जो दशाएं हैं इसके अनुसार देश में वनों को 5 भागों में बांटा गया है। और ये 5 भाग जो हैं वो कौन कौन से हैं? सदाबहार वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन जिसको पर्वतीय वन भी कहते हैं, ज्वारीय वन जिन्हें हम डेल्टाई वन के नाम से भी जानते हैं, और कटीले वन या फिर मरुस्थलीय वन। ये 5 प्रकार के वन हमारे भारत में जितने भी प्रकार के हैं पेड़ पौधे उसको हम उसके आधार पर 5 भागों में इसे हम बांट सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत के कौन से वन अत्यंत सघन होने के कारण दुर्गम है, जिसके ऑप्शंस हैं ए पर्णपाती वन, बी पर्वतीय वन, सी ज्वारीय वन या डी चीरहरित वन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीरहरित वन। जी हां, भारत में जो चीरहरित वन है, चीरहरित को ही सदाबहार वन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चीरहरित यानी कि चिर का मतलब होता है लंबे समय तक, हरित मतलब हरे रहने वाले, लंबे समय तक हरे रहने वाले, इसीलिए इनको हम सदाबहार, सदा मतलब हमेशा, बहार मतलब बहार, हरियाली वहां हमेशा रहेगी। तो इस तरह से चिरहरित वन या सदाबहार वन भारत में काफी सघन है, ये बहुत ही सघन वन है, इसीलिए दुर्गम है, मतलब इसमें जाना भी पॉसिबल नहीं, लकड़ी काटना है ना ये, या फिर उसको काम में लाना, लकड़ी भी काफी कठोर है इसलिए वो यूज नहीं हो पाती है। बहुत ही एक ही जाति के वृक्ष जो है इसमें नहीं मिलते हैं, इस कारण से यहाँ पर लकड़ियों की सघनता भी बहुत ज्यादा है पेड़ पौधों की, और लकड़ियां भी काफी कठोर होती है, इसलिए इस जो है इस वन में जो भी संसाधन है उनका व्यापक उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि दुर्गम वन है। हमारा अगला सवाल है, पर्वतीय वन कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? ऑप्शंस हैं ए 500 से 1500 मीटर, बी 1500 से 3000 मीटर, सी 3000 से 4000 मीटर या डी 4000 से 6000 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1500 से 3000 मीटर। जी हां, भारत में पर्वतीय वन 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने लगते हैं। ये जो वन है ये कोणधारी वन भी कहे जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाते हुए ये कोण के समान रचना बना देते हैं, इसलिए इनको हम कोणधारी वन भी कहते हैं। और ऐसे वनों में देवदार, चीड़, मैग्नोलिया, बलूत, हेमलॉक, स्प्रूस इन सब के पेड़ आपको मिलेंगे जिनका तना कोमल होता है और पेड़ आसानी से कट जाते हैं। इससे भी अधिक ऊंचाई पर जाने पर वही कोणधारी वनों की प्रधानता हो जाती है, और जिस पर पत्ते पर अगर बर्फ पड़ जाता है तो आसानी से स्लिप करके नीचे की तरफ गिर जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, जिन क्षेत्रों में वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है वहां किस प्रकार के वन मिलते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए शुष्क वन, बी पर्वतीय वन, सी चिरहरित वन या डी ज्वारीय वन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुष्क वन। जी हां, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहां पर शुष्क वन यानी कि कटीले वन, या फिर आप कह सकते हैं मरुस्थलीय वन, बात बराबर ही है। शुष्क यानी कि सूखा हुआ, मरुस्थलीय मतलब मरुस्थल में पाए जाने वाले, और कटीले मतलब कांटेदार वृक्ष। तो ये सभी बातें वही है कि वहां जो पौधे उगते हैं कांटेदार होते हैं, इसलिए हमको कटीले वन भी कहते हैं। वो कम
नमी वाले यानी कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इसलिए उनको हम शुष्क वन भी कहते हैं। और खास करके इनके भाग मरुस्थलीय हैं। राजस्थान और पंजाब के वैसे भाग जो कि मरुस्थलीय हैं, वहां पर ही आपको इस प्रकार के वन मिलेंगे, जिसके अंतर्गत नागफनी और झाऊ यानी कि कैक्टस जिसको हम बोलते हैं, तो इन जातियों के पेड़ काफी संख्या में पाए जाते हैं यहाँ। हमारा अगला सवाल है, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। जी हां, अगर संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से देखा जाए तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है। हालांकि जलवायु की दशाओं के आधार पर और वनों के उपलब्धता के आधार पर वहां पर हम लोग देखे हैं कि वनों को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को केवल 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन आते हैं। सुरक्षित वन कहने का मतलब जो कि बिल्कुल 100% प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, रिजर्व्ड एरियाज है, मतलब उनको रिजर्व कर दिया गया है। और जो संरक्षित वन है वो प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, वहां पर सरकार का कुछ नियंत्रण होता है। अवर्गीकृत वनों पर किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा जो है उस पर सरकारी एक्टिविटी नहीं रहती है, सरकारी रोक टोक उस पर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि देश में संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 54% या ऑप्शन डी 1%। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 54%। जी हां दोस्तों, संरक्षित वन वैसे वनों को कहते हैं जो सरकारी तो होते हैं, लेकिन इनमें सरकार की तरफ से लाइसेंस प्राप्त लोग लकड़ी काट सकते हैं या पशुओं को चरा सकते हैं। ऐसे वन बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्य जो भी है, जैसे अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर राज्य और उसके बाद अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इन सभी में यह मिलते हैं। तो इसका प्रतिशत 54% है। इसके अलावा सुरक्षित वन जो है उनका प्रतिशत 29% है और अवर्गीकृत वन जो कि 17% है। सुरक्षित वन जिसमें पशुचारण या फिर पेड़ पौधों काटने पर पूरी तरह से रोक होती है। अवर्गीकृत वन हम वैसे वनों को कहते हैं जिन पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। तो अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत 17% है, सुरक्षित वनों का प्रतिशत 29% है, जबकि यहां जो सवाल था संरक्षित वन, इनका प्रतिशत 54% है। संरक्षण की दृष्टि से वनों को इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता? तो फ्रेंड्स जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, बी बड़े पैमाने पर विकास कार्य, सी व्यापार की वृद्धि या फिर डी पशुचारण और लकड़ी कटाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यापार की वृद्धि। जी हां, यहां पर सवाल है कि कौन सा वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता। अगर कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि करनी होगी तो हमें वनों को ही काटना होगा, मतलब जब वनों का विनाश होगा तो वन्य प्राणियों का भी विनाश होगा। बड़े पैमाने पर विकास कार्य अगर करते हैं, कहने का मतलब सड़कें बनाते हैं, अगर हम पुल बनाते हैं, अगर हम फैक्ट्रीज डेवलप करते हैं, तो विकास के कार्य अगर बड़े पैमाने पर करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जमीन पर ही करना होगा, और उस केस में ही हमको ये सारी चीजें जो है वो पेड़ पौधे को काटना पड़ेगा। पशुचारण और लकड़ी कटाई ये तो स्पष्ट संबंध है, इसका समझ ही रहे हैं। व्यापार की वृद्धि मतलब बिजनेस व्यापार बढ़ना, ये तो जहां अभी मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी बढ़ सकता है, उसके द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए इस पर वन विनाश करना जरूरी नहीं होगा। अतः यही एक ऑप्शन है जो वन्य प्राणियों के विनाश का कारण इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से नहीं बन सकता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जोड़ा भारत को छोड़कर किसी और देश में नहीं मिलता? जिसके ऑप्शंस हैं, ए भालू और गीदड़, बी गधा और हाथी, सी बाघ और सिंह या डी हिरण और हनुमान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाघ और सिंह। जी हां दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और सिंह दोनों पाए जाते हैं। यहां पर ऐसा कोई देश विश्व भर में नहीं है जहां बाघ भी हो और सिंह भी हो, एक साथ दोनों का जहां पर प्राप्ति हो। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व भर में कि यह बाघ भी यहां पर मिलते हैं और सिंह यानी कि शेर भी मिलते हैं। ऐसा कहीं भी कोई देश नहीं है। हमारा अगला सवाल है,
इनमें से कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी गैंडा और ऑप्शन डी तेंदुआ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीता। जी हां, हमारे देश में से चीता यानी कि जिसको पैंथर कहते हैं, चीता पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। बहुत सारे जीव पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनका शरीर उसके लिए संतुलित नहीं हो पाता है, सामंजस्य नहीं बिठा पाता है और इस कारण से धीरे धीरे वन्य प्राणियों का विनाश हो रहा है। वन्य प्राणियां एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं। अगर इस पर कंट्रोल पर्यावरण को नहीं किया गया तो आने वाले समय में वन्य जीव के साथ साथ हमारे अस्तित्व पर भी संकट गहराता जाएगा। इसी क्रम में चीता जो है यह पहले भारत में पाए जाते थे, लेकिन अब भारत से यह लुप्त हो चुका है और इसी प्रकार तेंदुआ भी लगभग लुप्त प्राय ही हो गया हुआ है। इस तरह से इन सब चीजों पर अब हमें बहुत ही संरक्षण करने का, जो भी लुप्त प्राय हैं, गायब होने की स्थिति में जो गायब हो गए, उनको भी हम अगर अदर कंट्रीज से हो सके तो ला करके हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जो अपने देश में लुप्त प्राय की स्थिति में है, इनको बचाना तो खैर बहुत ही जरूरी है, संकटग्रस्त प्रजातियों को। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन भारत को छोड़कर एशिया में कहीं और नहीं मिलता? जिसके ऑप्शंस हैं, ए जंगली गधे, बी घड़ियाल, सी हनुमान या डी वनैले सुअर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा घड़ियाल यानी कि ऑप्शन बी। तो घड़ियाल जो है, जिसको हम लोग मगरमच्छ भी कहते हैं, यह भारत को छोड़कर एशिया में, पूरे एशिया में कहीं भी नहीं मिलता है। घड़ियाल जो है यह भारत की नदियों और झीलों तथा समुद्र तटीय प्रदेशों में मिलते हैं। जलचर भी हैं, थल पर भी आते हैं। तो जलचर, थलचर यानी कि उभयचर इनको हम कह सकते हैं, दोनों प्रकार के जीव में आते हैं और यह एशिया में बाकी कहीं भी नहीं मिलते हैं। हमारा अगला सवाल है, पौधे और जंतुओं की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण कौन सी संस्था करती है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए IUCN, ऑप्शन बी BSI, ऑप्शन सी FRI और ऑप्शन डी CITES साइट्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IUCN। जी हां, पौधे और जंतुओं की उपलब्धता के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में बांटना कि कौन नॉर्मल है, कौन किस पर खतरा मंडरा रहा है, कौन संकटग्रस्त प्रजाति है, कौन बिल्कुल दुर्लभ हो गए हैं, यानी इस प्रकार का जो वर्गीकरण करती है संस्था, उस संस्था का नाम है IUCN, जिसे हिंदी में आप अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में I फॉर होता है इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, फॉर C फॉर कंजर्वेशन ऑफ, N फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे शॉर्ट में IUCN के नाम से जाना जाता है। हालांकि BSI जो कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह इस रूप में काम करती है, बॉटनिकल सर्वे यानी कि पेड़ पौधे से संबंधित सर्वे करने का काम करती है। FRI ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वन अनुसंधान संस्थान का शॉर्ट नाम है और इसी प्रकार से साइट्स जो है यह भी एक अलग तरह का जो है सम्मेलन था, जैसे कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज पर, जो यानी कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां थे उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित एक जो बैठक की गई थी, जो नीदरलैंड के हेग नगर में की गई थी, उसे शॉर्ट में साइट्स नाम दिया गया था। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को किस नाम से जाना जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं, ए रेड डाटा बुक, बी ग्रीन बुक, सी येलो बुक या डी एंडेंजर्ड बुक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेड डाटा बुक। जैसा मैंने पहले बताया, BSI और FRI, BSI यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वन अनुसंधान संस्थान ने मिलकर 1970 ईस्वी में भारत की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार की। संकटग्रस्त मतलब जिन पर विलुप्त होने का, गायब होने का खतरा मंडरा रहा है, और इसीलिए इसकी जो सूची तैयार की गई उसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड यानी कि लाल, लाल जो रंग होता है वो आपको पता ही है कि खतरे का निशान माना जाता है, इसीलिए इसे हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। हालांकि असाधारण जो पौधे हैं, जो भी, उन्हें ग्रीन बुक उनके लिए तैयार किया गया। जो रेयर प्लांट्स है उनके लिए ग्रीन बुक तैयार की जाती है, लेकिन संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए जो बुक है वह कहलाती है रेड डाटा बुक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? जिसके ऑप्शंस हैं,
ए स्तनपाई, बी रीढ़ विहीन जीव जंतु, सी पक्षी या डी वनस्पति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वनस्पतियां। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे। जी हां, विलुप्त प्रजाति यानी कि जिनकी संख्या धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, वैसी प्रजातियों के मामले में वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे ही सबसे पहले स्थान पर आते हैं भारत में, क्योंकि इनकी जो विलुप्त होने की कुल संख्या है वह इनकी लगभग 384 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो इस तरह से सबसे पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर पक्षियों के विलुप्त होने का जो है वो रिकॉर्ड है, क्योंकि भारत में से लगभग 133 प्रजाति की पक्षियां विलुप्त हो चुकी हैं। तीसरे स्थान पर रीढ़ विहीन जो जीव जंतु हैं वो तीसरे स्थान पर आते हैं, जो कि 98 प्रजातियां इनकी विलुप्त हो चुकी हैं। और चौथे स्थान पर स्तनपाई आते हैं, जिनकी विलुप्त होने की जो प्रजातियों की संख्या वो 83 है। यानी कि वनस्पति पहले स्थान पर आते हैं, दूसरे स्थान पर पक्षी होंगे, तीसरे स्थान पर रीढ़ विहीन जीव जंतु और चौथे स्थान पर स्तनपाई आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से है? जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नेपाल, बी भारत, सी श्रीलंका या डी चीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। जी हां, चरक भारत के एक बहुत बड़े महर्षि थे और आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ही आयुर्वेद के जनक ने यानी कि महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता लिखी और चरक संहिता में इन्होंने अपने आयुर्वेद यानी कि पेड़ पौधे के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा इन्होंने किस प्रकार से इलाज किया जाए, किस प्रकार से हम उसका रोगों के उपचार में उपयोग कर सकते हैं, इसका उल्लेख किया है। इसके साथ साथ 200 प्रकार के उपयोगी पशुओं और 340 प्रकार के उपयोगी पौधों का उल्लेख किया गया है। इनकी उपयोगिता का वर्णन किया गया है इनकी चरक संहिता पुस्तक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? जिसके ऑप्शंस हैं ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी मेधा पाटेकर, सी अमर्त्य सेन या डी हेमवती नंदन बहुगुणा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा। जी हां, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, क्योंकि हिमालय में जो उत्तराखंड का जो हिमालय का जो एरिया था वहां पर वन का विनाश काफी ज्यादा हो रहा था। आर्थिक लाभ के लिए ठेकेदार क्या कर रहे थे, वहां से हरे भरे पेड़ पौधों को काट रहे थे। तो पर्यावरण जो है असंतुलित होता, इसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने वहां पर स्थानीय निवासियों को मिलाकर के आंदोलन शुरू किया। जिस आंदोलन का मेन मोटिव क्या था कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ काटने आता है तो सभी लोग पेड़ से चिपक जाएंगे और सब लोग ये कहते थे कि अगर पहले हमको काट दो तब इस पेड़ को काटना। इस प्रकार से वहां सरकार सजग हो गई इस आंदोलन के बाद और वहां पर वन विनाश को रोक दिया गया, पेड़ पौधे के काटने पर रोक लगाई गई। तो यह आंदोलन ही कहलाया चिपको आंदोलन, जिसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। हालांकि मेधा पाटकर यह गुजरात में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उससे संबंधित है। अमर्त्य सेन भारत के एक बड़े अर्थशास्त्री हैं और हेमवती नंदन बहुगुणा ये कांग्रेस के नेता हैं। तो इस तरह से इसमें जो राइट ऑप्शन है ये हमारा आंसर है ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 85, बी 99, 99, सी 243 या फिर डी 14। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 99। जी हां, राष्ट्रीय उद्यान उस क्षेत्र को कहते हैं जो राष्ट्र के प्राकृतिक और ऐतिहासिक गौरव को सुरक्षित रखने के लिए स्थायी नियमों द्वारा समर्पित किया गया हो और उस क्षेत्र के वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार से मनोरंजन उपलब्ध करे कि उसके भावी पीढ़ियों को किसी प्रकार की कटौती नहीं हो। इस तरह से ये जो राष्ट्रीय उद्यान डेवलप किए गए हैं जो भी हैं, चाहे वो वन्य जीवों के लिए हो या फिर पेड़ पौधे की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, इनकी कुल संख्या भारत में 99 है, जिनमें से 85 ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। और 243 का जो है जिक्र किया गया है, दरअसल 243 यहाँ पर ऑप्शन इसका जो है वो जैव मंडलों की संख्या है। मतलब इसकी संख्या नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, 243 जो है वो जैव मंडल। चूंकि याद रखना चाहिए ऑप्शंस हमें, जैव मंडल अगर पूछा जाए कि जैव मंडल कौन कितने हैं तो आप कह सकते हैं कि 243 हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में प्रमुख कितने हैं तो 85, टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं 99 और 14, ये 14 जो है वो 14 जैव मंडल भारत में है। वर्ल्ड में
पूरे वर्ल्ड में 243 जैव मंडल बनाए गए हैं। जैव मंडल उसको कहते हैं जहां जैव विविधता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो भारत में ऐसे जैव मंडलों की संख्या 14 है। तो यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान था वो तो 99 हो गया, लेकिन पूरे विश्व भर में 243 जैव मंडल हैं, जिनमें से 14 जैव मंडल भारत में है और 99 राष्ट्रीय उद्यानों में से 85 राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? जिसके ऑप्शंस हैं ए 14, बी 99, सी 513 या डी 15। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 513। जी हाँ, अभयारण्य वैसे स्थान को कहते हैं जो किसी सक्षम अधिकार द्वारा स्थापित किया जाता है और जिसके अंदर जब तक उच्चतम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं होगी तब तक किसी भी पशु या पक्षी को मारना, उसका शिकार करना, ये सब बिल्कुल वर्जित होता है। ऐसे अभयारण्य की जो सीमाएं हैं वह बिल्कुल पवित्र रखी जाती हैं। कहने का मतलब वहां पर आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन शिकार पर पूरी तरह से रोक होती है। भारत में ऐसे 513 अभयारण्य बनाए गए हैं। हमारा अगला सवाल है, वन महोत्सव की शुरुआत कब से हुई? जिसके ऑप्शंस हैं ए 2014, बी 2019, सी 1975 या डी 1952। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1952। जी हाँ, 1952 में ही जुलाई के पहले सप्ताह में, यह 1952 में जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया गया था। वन महोत्सव का मतलब हो गया कि अधिक से अधिक संख्या में हम पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे लिए वह कई प्रकार के कार्य करते हैं। हमारे लिए ऑक्सीजन देना, हमारे लिए भोजन की प्राप्ति, हमारे लिए आयुर्वेदिक दवाएं हो गई, फर्नीचर की लकड़ियां जो भी हैं। तो इस तरह से वनों का काफी आर्थिक भी महत्व है और हमारे जो है व्यक्तिगत जीवन में भी उसका काफी महत्व है। इसीलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो हमें पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने होंगे। इसीलिए 1952 से हमारे देश में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है और यह महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में ही मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? जिसके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा या डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, भारत में संकटग्रस्त जीवों की रक्षा करने के लिए और उनके विकास के लिए कई भागों में सुरक्षित और अनुकूल प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां वह बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में प्रजनन कर सकें और अपनी संख्या में वृद्धि कर सकें। उसी तरह से सफेद बाघों की संख्या बहुत कम हो गई है, तो इनके लिए प्रजनन केंद्र उड़ीसा के नंदनकानन वन में बनाया गया है, जहां पर इनको रखा गया हुआ है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में मुरैना में घड़ियाल का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया हुआ है। राजस्थान में जयपुर के नजदीक गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया हुआ है। तो इसी तरह से अलग अलग जो है जीवों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रजनन केंद्र बनाए जाते हैं। जैसे कि बिहार का दरभंगा जिले में जो कुशेश्वर स्थान है, वहां पर पक्षी विहार क्षेत्र के लिए वो प्रसिद्ध है। तो इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हमारे बिहार का भी कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिले में जो है यह पक्षी विहार के लिए काफी प्रसिद्ध है क्षेत्र है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिन स्थानों पर संकटग्रस्त प्रजातियों की बहुलता हो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए टारगेट स्पॉट, बी अधिवास, सी फ्रेश स्पॉट या डी हॉट स्पॉट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हॉट स्पॉट। जी हाँ दोस्तों, हॉट स्पॉट वैसे क्षेत्र ही होते हैं जहां पर संकटग्रस्त प्रजातियों की बहुलता होती है। बहुलता मतलब ये जहां पर अधिक संख्या में पाए जा रहे हैं, यानी कि वो उनके लिए बहुत ही सुटेबल स्थान है, इसीलिए उन्हें हम हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? जिसके ऑप्शंस हैं ए 1 अप्रैल 1962, बी 1 अप्रैल 1973, सी 1 मार्च 1973 या डी 1 जुलाई 1962। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1973। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर मतलब जो हमारा पशु था टाइगर, राष्ट्रीय पशु जो बाघ है, इसको विलुप्त प्राय होने से बचाने के लिए 1 अप्रैल 1973 से इसके लिए स्थानों का सिलेक्शन किया गया और इस प्रोजेक्ट की परियोजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर रखा गया। क्योंकि 20वीं सदी का जो प्रारंभ था उस समय भारत में लगभग 55,000 बाघ थे, लेकिन बाघों का शिकार जो है बहुत ज्यादा हुआ। इसकी हड्डियों से कीमती दवाएं बनाई जाती हैं, इसका चमड़ा भी महंगा बिकता है, इसीलिए इनका शिकार बड़ी तेजी से होने लगा। अब बताइए, जहां 20वीं सदी में 55,000 बाघ थे, वो 1970 तक आते आते केवल
1827 ही रह गए थे, 1827। इसीलिए जरूरत पड़ी कि बाघों को संरक्षण दिया जाए और इस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया और तब से यह चल रहा है। अभी भारत में 27 बाघ संरक्षण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।